Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss new unit nuclear magnetic resonance spectroscopy part 1 for especially for BSc 6 semester students. BSc 6 semester के पास स्पेक्ट्रोस्कोपी में NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है. पहले ये BSc थर्ड ईयर के HNB वाले सिलेबस में मिलता था हमें थोड़ा सा, और बाकी ये एक MSc का टॉपिक है. तो BSc 6 सेमेस्टर वाले जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब लोग इसे पहली बारी इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से मुलाकात हो रही होगी. तो मैं आपको, वैसे तो मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के कई सारे स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ पे वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे करके NMR को इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ. तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन लाइट रेडिएशन एंड मैटर. लाइट रेडिएशन एंड मैटर के बीच लगने वाले या होने वाले इंटरेक्शन की स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. तो अगर मैं आपको एक बात कहूँ, अगर सपोज ये कोई मैटर आपके सामने है, कोई भी मैटर है, ये सब हम बहुत 5th सेमेस्टर और इन क्लासेस में भी बात कर चुके हैं. तो किसी मैटर पर जब कोई लाइट रेडिएशन पड़ती है तो बहुत सारे इंटरेक्शंस या बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं. या तो कुछ लाइट इसने एब्जॉर्ब करी और कुछ लाइट बाहर निकाल दी, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिटेंस फिनोमिना. कुछ लाइट इस पर पड़ी और इससे इस पर मैटर पर मॉलिक्यूल पर पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई, या फिर कुछ एंगल पर टिल्ट हो गई, जिसे रिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन कहते हैं. या लाइट इस मैटर पर पड़ी और इसने लाइट को चारों तरफ फैला दिया, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग फिनोमिना. लाइट इस पर आई, इसने एब्जॉर्ब किया, या लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ समय बाद इसने इमिट कर लिया, तो इसे इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. ट्रांसमिटेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन, इमिशन, देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लाइट रेडिएशन एंड मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड, दैट स्टडी इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी. इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे हम सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना खाना पीना बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ते हैं, फोटोन डालने पर एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेवलप होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी. एंड ये भी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है. जहाँ कहीं भी लाइट रेडिएशन पड़ने पर, टिंडल इफेक्ट जब हम पढ़ते थे, तो लाइट रेडिएशन पड़ने पर उस मॉलिक्यूल या उस मैटर के अंदर कुछ भी टाइप का चेंज आया होगा, दैट स्टडी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी. इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोगों को खाना पीना या फोटोसिंथेसिस से वो पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, हम उनको खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली हम लेते हैं और हम अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. तो एनर्जी का साइकिल चलता ही रहता है. तो लाइट रेडिएशन पड़ने पर जहाँ कहीं भी कुछ भी इंटरेक्शंस होता है, उसकी स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. अब ये जिस लाइट रेडिएशन डालने की हम बात करते हैं, वो कौन सी लाइट रेडिएशन होती है? दैट रेडिएशंस आर कॉल्ड EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? वेव्स क्या होती हैं? तो किसी रुकी हुई झील पर एक पत्थर मारो तो जो हौले हौले करते हुए मीडियम में आगे बढ़ती हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपली वेव. अब आपके पास ये वेव है जो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्मेट में आगे बढ़ती है. ऊपर वाली हाइट को क्रस्ट कहते हैं, नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं, श्रृंग कहते हैं, हिंदी में इसे गर्त कहते हैं. श्रृंग और गर्त क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्मेट में मीडियम में आगे बढ़ रही हैं, और ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है या इलेक्ट्रिकल वेव है जो मीडियम में आगे बढ़ रहा है. और इलेक्ट्रिकल वेव के साथ साथ, इलेक्ट्रिकल मीडियम के साथ साथ, अगर इस वेव के साथ एक वेव और कंबाइन हो जाए तो दैट इज मैग्नेटिक वेव, और मैग्नेटिक वेव इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है. तो परपेंडिकुलर दिखाने के लिए मैं इसे थोड़ा सा अलग कलर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये मैग्नेटिक वेव्स हैं. तो दिखने में तो ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि बोर्ड पर है, लेकिन ये एक्चुअली ऐसे नहीं है. वो कैसे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा. दैट आर इलेक्ट्रिकल वेव्स जो बोर्ड पर हैं, और ये एक्चुअली जो रेड वाले कलर से मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये आपकी मैग्नेटिक वेव्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दिखा रहे हैं यहाँ पर. और ये आपके परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर कैसे हैं? एक्चुअली ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है. जेड एक्सिस के अलॉन्ग मतलब ये बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के पीछे, बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, नीचे. तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ पर हो गया. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिंपली वी कैन से इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डुअल वेव विच कंटेन्स इलेक्ट्रिकल वेव्स एंड मैग्नेटिक वेव्स. व्हेन दे प्रोपेगेट इन अ मीडियम, जब ये मीडियम में आगे बढ़ती हैं, दे प्रोपेगेट इन अ परपेंडिकुलर मैनर. जो कैसे बढ़ती हैं मीडियम में? परपेंडिकुलर बढ़ती हैं. दैट डुअल वेव इज कॉल्ड सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और EM वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस.
अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। तो एक टॉपिक हमारा सबसे स्पेक्ट्रोस्कोपी का इम्पॉर्टेंट, जो मैं यहाँ पे बिल्कुल बहुत बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बहुत नीचे से क्लास 11 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सब बातें वहाँ पे भी शुरू हो जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विच फाउंड्स इन दुनिया में पाए जाने वाली जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उन रेडिएशंस को आपने कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उनको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। वो जो फॉर्मेट आपको दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्स रेज, गामा रेज और आपकी कॉस्मिक रेज। तो जब हम ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, सबसे कम एनर्जी इसकी, उससे ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये सब चीज़ें मैंने पहले भी जब स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियो बनाई है उन पे भी मैंने बात करी है। हम एनएमआर में आ रहे हैं, सब्र रखें, बिल्कुल बेस से हम समझेंगे ताकि हमारा सब क्लियर रहे, क्योंकि ये सारे टर्म्स भी 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे, ये बातें ध्यान रखें। तो रेडियो वेव जब हम किसी मॉलिक्यूल पर डालते हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होता है और एटम का न्यूक्लियस होता है वो रोटेट करता है, और ऐसी सिचुएशन में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी जाती है। तो कौन सी वेव्स यूज़ करते हैं हम, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करते हैं? रेडियो वेव। और क्या होता है? न्यूक्लियस रोटेट करता है एटम का, और इसकी स्टडी को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। माइक्रोवेव डालते हैं तो मॉलिक्यूल रोटेट करता है, ऐसी सिचुएशन में रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब आईआर इंफ्रारेड रेडिएशंस डालते हैं तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, ऐसी सिचुएशन में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जब हम किसी मॉलिक्यूल पर यूवी विजिबल रेडिएशन डालते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी। एक्सरे डालते हैं तो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला जाता है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी ही बोला जाता है। और बहुत सारे न्यूक्लियर जो एटम के अंदर के जो न्यूक्लियस के पास वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जनरली तो क्या होता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर निकलते हैं यूवी विजिबल देने से, यहाँ से, और ये वाले अंदर के कोर के इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट करता है, तो वहाँ पर एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करी जाती है। XPES, एक्स फोटो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, और भी कई टाइप की स्टडीज़ यहाँ पे की जाती है। गामा रेज डालते हैं तो कॉस्मिक गामा रेज देते हैं तो मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करी जाती है। और कॉस्मिक रेज तो मैंने MSc वालों को पढ़ाने के बाद भी इसके बारे में कहीं कुछ ज़्यादा डिटेल मैंने कहीं देखा ही नहीं। तो अभी हम फिलहाल रेडियो वेव पे हैं, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, व्हेन radio wave electromagnetic radiation falls into a molecule, then the nucleus of atom rotates in different manner, and that type of interaction of rotation of nucleus of an atom and radio wave is called, that study is called nuclear magnetic resonance spectroscopy। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करते हैं। अब हम बात करते हैं कंडीशंस की। जैसे हम आपको आईआर और माइक्रोवेव में बताते थे, कंडीशन ये थी जिनका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता वही शो करते हैं। मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि उस पर हम बात कर चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पर इसकी शर्त यह है कि केवल वही मॉलिक्यूल या वही न्यूक्लियस या वही एटम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करेंगे जिनके लिए न्यूक्लियर क्वांटम नंबर आई की वैल्यू 0 नहीं होती है, वही आपके NMR एक्टिव होते हैं। और जिनके लिए न्यूक्लियर क्वांटम नंबर आई की वैल्यू 0 हो जाती है वो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो नहीं करते हैं, या NMR इनएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब NMR इनएक्टिव न्यूक्लियस हैं, उनकी वजह से हमें मॉनिटर पर या स्क्रीन पर सिग्नल या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। तो केवल वो यही वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करते हैं। अब न्यूक्लियर क्वांटम नंबर क्या चीज़ है? क्वांटम नंबर्स हम जब पढ़ते थे तो नाम तो सुना हुआ लग रहा है, तो क्वांटम नंबर्स तो हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए पढ़ते थे। इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या पढ़ते थे? क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर विच डिफाइंस द एक्चुअल पोजिशंस of electron और actual address of electron in an atom। एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन का घर कहाँ है उसके लिए जो नंबर हम इस्तेमाल करते थे N, L, M, S, that numbers are called
क्वांटम नंबर्स, तो वहाँ पर तो हम इलेक्ट्रॉन का घर बताते थे, लेकिन न्यूक्लियस की यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। मैंने इस बात पे हमेशा जितनी बार पढ़ाया मैंने हमेशा इस बात को फोकस करने के लिए कहा है कि यहाँ पर हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। तो न्यूक्लियस में हमारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हम प्रोटॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो हम जितने भी पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे तो वो प्रोटॉन्स के बारे में बात करने वाले, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कशन एनएमआर में नहीं किया जाता। ये कन्फ्यूजन्स काफ़ी सारे टीचर्स से भी मैं सुनता था, तो इलेक्ट्रॉन वो लेते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नहीं होता। एक्चुअली में हम प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं क्लास 11 से भी कि न्यूक्लियस पर सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन क्लास 11 से भी पूछा जाता था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं होता था। दो तीन तरीके से उसे प्रूफ कर सकते हैं, बोर मॉडल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और एक कैलकुलेशन से भी हम बता सकते हैं। फिलहाल खैर न्यूक्लियस के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हम जानते ही हैं कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो इन ऑर्बिट्स पर प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है कि न्यूक्लियर क्वांटम नंबर, इसको तो हम जानते हैं प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, और ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो निकाल लेते थे। और इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने की अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, सोडियम वाला 281, ऐसे इलेक्ट्रॉन ही कॉन्फ़िगरेट करते हैं हम। अगर ऑर्बिट पर करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे करते हैं। sp-df ऑर्बिटल में करना हो तो 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और फिर 3s1। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर देते थे ऑफ-बाउ रूल के अकॉर्डिंग, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को हम समझाते थे। ये इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स ही हैं जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते थे। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं जहाँ पर हम किसको फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं, प्रोटॉन्स को फिल करते हैं। तो उस अरेंजमेंट को ही बताने के लिए इन नंबर्स का यूज़ किया जाता है। ऑल्दो हम इसकी कैलकुलेशन कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको कैलकुलेशन करने जाएंगे तो फिज़िक्स की पूरी 2-3 पेज हम ख़त्म करेंगे, 2-3 पेज की कैलकुलेशन करेंगे, तब हमारी वैल्यू आएगी 0 या 0 नहीं आएगी। तो हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन की हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उसे कभी भी नहीं करेंगे। हम सीधे याद रखेंगे किसके लिए 0 आ रहा है, किसके लिए 0 नहीं आ रहा। वो कैसे याद रखना मैं अभी आपको याद करवाता हूँ। और इसमें जैसे हम बात करते हैं, हम बचपन से क्लास 11 से एक ये फॉर्मूला पढ़ के आते थे, एटमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये फॉर्मूला हम पढ़ते थे। तो अगर इसका एटमिक नंबर 11 है तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन्स भी 11 ही हैं। प्रोटॉन्स को किस तरीके से अरेंज करना है अलग अलग एनर्जी लेवल पर, या न्यूक्लियस में कैसे एनर्जी लेवल्स होते हैं, उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, वो भी आप लोगों के पास है। फिलहाल हम यहाँ पे इतनी सी बात कर रहे हैं जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपको याद रखने वाली जितनी भी बातें मैंने करी है वो इतनी सी बातें हैं कि व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स रेडियो वेव रेडिएशन, then the nucleus of atom rotates in different manner. That study called NMR spectroscopy, and only those molecules are nuclear active or NMR active whose nuclear quantum number value does not equal to 0. If 0 then nuclear inactive हो जाएगा molecule। तीसरी बात, न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं तो हम प्रोटॉन्स के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बात नहीं करते। अब ये कैसे पता चलेगा कि, क्योंकि हमें इसकी कैलकुलेशन भी नहीं करनी, तो हम याद कैसे रखेंगे कि इसकी वैल्यू 0 है या नहीं है। सबसे पहले आप इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, जितनी भी बातें मैंने आपको करी है आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें एक। अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो इसमें हमने इतना तो आपको एक्सप्लेन कर लिया। अब आपको देखो आई की वैल्यू कैसे याद रखनी है। आई की वैल्यू याद रखने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक थंब रूल बता दूं किसके लिए 0 होता है। मैंने यहाँ शायद लिखा हुआ भी है, आई की वैल्यू 0 होती है हीलियम 4, बेरिलियम एटमिक मास 8, कार्बन एटमिक मास 12, ऑक्सीजन एटमिक मास 16। तो अगर हम इन न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो इनके लिए आई की वैल्यू 0 होती है। याद रखने के लिए आपके पास एक ट्रिक ये है कि जिनका एटमिक मास 4 का मल्टीपल होता है, 4, 8, 12, 16, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 24। इस तरीके से अगर एटमिक मास 4 के मल्टीपल है तो आंख बंद करके याद रखना दैट उनके लिए आई की वैल्यू 0 हो जाती है, सीधे, बस सिंपल। अब आपके पास देखो, हमारे पास कुछ न्यूक्लियस होते हैं जिनके लिए आई की वैल्यू हाफ होती है। यह है न्यूक्लियर क्वांटम नंबर, आई की वैल्यू जिनके लिए हाफ होती है। तो H1, C13, C12 तो इनएक्टिव है, लेकिन C13 वाला जो उसका आइसोटोप होता है वो एक्टिव होता है। F19 और P31 वाला
ये जो भी है इनके लिए आई की वैल्यू हाफ होती है, सीधे याद रख सकते हैं। H2 ड्यूटेरियम है ये, जिसका एटॉमिक मास 2 होता है, हाइड्रोजन ये एटॉमिक नंबर 1 और ये इसका आइसोटोप है, इसके लिए आई की वैल्यू 1 आती है। नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14 वाले के लिए आई की वैल्यू 1 आती है। तो आप ये थोड़ी चीज़ें याद रख सकते हो MCQs टाइप क्वेश्चन के लिए, बाकी हमें इतना भी कुछ नहीं करना होता। क्लोरीन 35 एटॉमिक मास वाले के लिए आई की वैल्यू 3/2 आती है और ऑक्सीजन के 17 वाले के लिए, 16 वाले के लिए तो 0 थी, लेकिन इसके लिए 5/2 आती है। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, नंबर ऑफ स्पिन स्टेट अगर वो पूछता है तो 2i+1। आपके पास सपोज आई की वैल्यू अगर प्रोटॉन के लिए कह रहा है तो आई की वैल्यू हाफ है, तो 2 × 1/2+1, 2 से 2 कैंसिल, 1+1 विल गिव 2, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बाकी न्यूक्लियस के लिए भी आप नंबर ऑफ स्पिन स्टेट अगर वो पूछता है तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम बहुत सारी और कुछ बातें सीख जाएंगे। तो इतनी बातें तो आपको आई से रिलेटेड समझ में आ चुकी होंगी। अब हम यहाँ पर इसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था। अब हम एक नए चीज़ पे बात करने वाले हैं जो इस यूनिट का सबसे बेसिक, सबसे इम्पॉर्टेंट और जो मुझे सबसे स्पेशल लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो टॉपिक समझ नहीं आता तो इस पूरी यूनिट का कोई मतलब नहीं रह जाता। वो सबसे बेसिक, इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट खास बात है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो पूरी यूनिट समझ में आ गई, और ये समझ नहीं आया तो इस यूनिट के इसके आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो शुरू में आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये क्या चल रहा है, इतना सारा ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे देख रहे हैं, ऐसा लग सकता है, थोड़ा फील आ सकता है। लेकिन सबसे बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, जो मैं बोलूँगा उसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। आई प्रॉमिस इट विल बी सिंपल एज, जितना हम सिंपल इसे कर पाएंगे हम उसे सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सिंपली आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अगर बुक से या कहीं से कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो बहुत सिंपली आपको समझ में आ जाएगा, आई प्रॉमिस। तो आपके पास एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट का क्या मतलब है। तो आओ सीखें। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया CH4, आप दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तीसरा एग्जाम्पल हम आपके लिए यहाँ पर लिख लेते हैं CH3। आपको शुरू में खोल के समझाने की कोशिश की जा रही है। CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2, चलो खोल के ही लिख लेते हैं आप लोगों के लिए इसे भी। CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर एक और है, ये है आपका CH3। तो ये आप देख पा रहे होंगे, पहला एग्जाम्पल मीथेन, दूसरा ईथेन, तीसरा एग्जाम्पल प्रोपेन, चौथा हमने ब्यूटेन बनाया है। और भी एग्जाम्पल पे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। CH3 CH2 और आपका Cl, एक एग्जाम्पल हमने ये ले लिया। CH3O CH2 CH2 CH3। जब मैं ऐसे समझा दूंगा तो अब आपको धीरे धीरे ऐसे में भी समझ में आने लगेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। मैंने इन्हें शॉर्ट कर दिए थोड़ा सा। और भी हम इस टाइप के एग्जांपल भी ले लेते हैं। इतना तो आप समझते होंगे, साइक्लोप्रोपेन, ये आपका साइक्लोब्यूटेन है, हो गया आपके पास। इस टाइप के एग्जांपल हो गए। आपका ये हो गया बेंजीन हो गया, और आपका क्या हो गया, मिथाइल बेंजीन ले लेते हैं एक। ये आपका एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसको ज़रा थोड़ा सा दिखा देते हैं, मिथाइल बेंजीन। और एक एग्जांपल पे और बात कर लेते हैं आपके सामने, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब मैं आपको एक बात कहूँ, सबसे पहले बेसिक सी बात, कि आपके पास जब हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो वैसे तो हमने देखा कि न्यूक्लियर जो एक्टिव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, H1C13 P31, जिनके लिए आई की वैल्यू 0 नहीं है वो सब एक्टिव है। तो आई की वैल्यू हाफ वाले मेनली हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें ज़्यादातर या मोस्टली हमें जिस पे बात करनी होती है वो मोस्टली सिर्फ H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे डिस्कस करना होता है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस।
अदरवाइज तो पढ़ने तो और भी सारे टाइप के होते हैं, या ज़्यादातर एमएससी तक भी ज़्यादातर डिस्कस किया जाता है जो H1 और C13 पे फोकस किया जाता है। हम सिर्फ जिस भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करने वाले हैं तो हम यहाँ पे इस यूनिट में मेनली H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करने वाले हैं। तो H क्या एटमिक नंबर 1 होता है, सब जानते हैं एटमिक नंबर 1 होता है। एटमिक नंबर 1, एटमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी एक होता है, तो इसको प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते रहते हैं। वैसे भी प्रोटॉन के लिए स्टडी करते हैं, पर हाइड्रोजन को पर्टिकुलरली प्रोटॉन कहता है। तो मैं भी कई बार हाइड्रोजन की जगह मैं प्रोटॉन बोलता रहूँगा, तो कन्फ्यूज़ मत होना, प्रोटॉन बोलने का मतलब हाइड्रोजन है। तो ये सिर्फ हाइड्रोजन को ही डिटेक्ट करता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बाद में बात करेंगे अगले टॉपिक पे, लेकिन आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट सिर्फ जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनको डिटेक्ट करेगा और उनको छांटेगा कि ये कैसे वाले हैं कैसे वाले नहीं हैं, और उनके सिग्नल्स आपको बना के दे देगा। तो हमने यहाँ पर जो प्रोटॉन्स या देखने हैं वो कौन कौन से टाइप के देखने, एक हैं इक्विवेलेंट और दूसरे हैं नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो एक इक्विवेलेंट प्रोटॉन और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं, एक लाइन की डेफिनेशन बस इतनी सी है, सेम इन्वायरमेंट, बस खत्म। इन्वायरमेंट ऐसे प्रोटॉन, इन्वायरमेंट ऐसे प्रोटॉन्स या ऐसे हाइड्रोजन जिनका इन्वायरमेंट एक जैसा होता है वो आपके इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहलाते हैं, और जिनका इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं होता है, डिफरेंट इन्वायरमेंट के होते हैं, वो नॉन इक्विवेलेंट। तो जो डिफरेंट इन्वायरमेंट में होते हैं वो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं। तो इन्वायरमेंट और इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, तो आओ एक एक करके सीखें। इस प्रोटॉन से जुड़ा कार्बन 3H से जुड़ा है, इस प्रोटॉन से जुड़ा कार्बन भी 3H से जुड़ा है, इस प्रोटॉन से भी 3H और इस प्रोटॉन से भी 3H। दिखने के लिए तो ये 4 प्रोटॉन है, लेकिन चारों के चारों का इन्वायरमेंट जो है, वातावरण जो है आसपास का, वो सेम है। तो दिखने के तो ये 4 प्रोटॉन्स है, लेकिन चारों के चारों का इन्वायरमेंट क्योंकि एक जैसा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं वन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। इक्विवेलेंट टर्म किसके लिए यूज़ किया जाता है, मैंने बताया पहले भी, ऑनलाइन वीडियो में भी मैंने बता रहा था कि अगर आपके पास 2 आइसोमर्स हैं, तो 2 आइसोमर्स हैं या 2 ट्विंस हैं सपोज, तो 2 ट्विंस हैं, तो दोनों के ट्विंस जो होते हैं शकल सूरत में कई तो बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग है। भाई इसकी गुण अलग है, इस ट्विन का जो गुण है वो प्रॉपर्टी जो है वो अलग है, इसका बिहेवियर, इसका नेचर, इसके ट्विंस का नेचर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन दिखने में वो एक जो दूसरे के कैसे सेम है। तो ये दोनों एक जैसे दिख तो रहे हैं लेकिन एक ही हैं ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें। ऐसे ही ये चारों के चारों अलग अलग प्रोटॉन है, लेकिन इनके इन्वायरमेंट जो है, शकल सूरत और इसका जो इन्वायरमेंट है वो एक जैसा है, तो इसीलिए इसे वन इक्विवेलेंट प्रोटॉन कह रहे हैं। कितने प्रोटॉन का, 4 प्रोटॉन का वन इक्विवेलेंट कर रहा हूँ। मैं ये बात क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं सिग्नल बनाना आपको सिखाऊंगा, इस तरीके के NMR स्पेक्ट्रम बनाना जब मैं सिखाऊंगा तो वहाँ बहुत काम करेगा। तो अब देखो इन तीनों का एनवायरनमेंट एक जैसा, अभी आपको समझ में आया होगा। इस प्रोटॉन से जुड़ा कार्बन 2H और एक CH3 से, इस प्रोटॉन से जुड़ा कार्बन 2H और एक CH3 से जुड़ा है, इस प्रोटॉन से जुड़ा कार्बन भी 2H और CH3 से। तीनों ही प्रोटॉन ऐसे हैं जो 2H से जुड़े हैं और एक CH3 ग्रुप से जुड़े हैं, तो तीनों का एनवायरनमेंट एक जैसा, और सिमिलरली इन तीनों का एनवायरनमेंट भी एक जैसा। अब इन तीनों का एनवायरनमेंट एक जैसा तो कितने इक्विवेलेंट टाइप हो गए, वैसे तो टोटल 6 प्रोटॉन्स हैं, ये तीनों का एनवायरनमेंट एक जैसा और इन तीनों का एनवायरनमेंट एक जैसा। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका और इसका एनवायरनमेंट भी सेम है, इससे CH3 जुड़ा है, इससे भी CH3 जुड़ा है, तो ये दिखने के तो 6 प्रोटॉन्स हैं जिसमें 2 इक्विवेलेंट टाइप दिख रहे थे, लेकिन सबका एनवायरनमेंट एक जैसा है, तो 1 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, इसमें 1 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। इस वाले एग्जाम्पल पे बात करें, इन तीनों का एनवायरनमेंट एक जैसा, इन तीनों का एनवायरनमेंट एक जैसा, और इस H से जुड़ा कार्बन CH3 और H से जुड़ा है, इस H से जुड़ा भी CH3H और CH3 से जुड़ा है, तो इन दोनों का एनवायरनमेंट भी एक जैसा है। तो एक टाइप के प्रोटॉन, B टाइप के प्रोटॉन और C टाइप के प्रोटॉन, तो 3 टाइप के प्रोटॉन हैं। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों भी एक ही टाइप के प्रोटॉन्स हैं, ध्यान से देखो, क्योंकि इससे CH2 जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, इससे भी CH2 और CH3 जुड़ा है, तो इन दोनों का एनवायरनमेंट भी कैसा है, एक जैसा है। तो इसलिए ये C टाइप का नहीं है, ये भी A टाइप का ही प्रोटॉन है। तो यहाँ पे कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं, 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। 2 कैसे, ये इन 6 को मिला करके एक इक्विवेलेंट और इन दोनों को मिला करके एक इक्विवेलेंट। तो कितने प्रोटॉन के अगर मैं बोलूँ तो 6 प्रोटॉन का एक इक्विवेलेंट
और 2 प्रोटॉन का एक इक्विवेलेंट, तो 6 प्रोटॉन का 1 इक्विवेलेंट और 2 प्रोटॉन का 1 इक्विवेलेंट, तो टोटल 1 इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। तो बस आपको यही देखना है, बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरी यूनिट का। ये समझ में आ जाएगा, सारी यूनिट ऐसी हो जाएगी। इसे देखो, इन तीनों का एनवायरनमेंट एक जैसा, इन तीनों का एनवायरनमेंट एक जैसा, इन दोनों का एनवायरनमेंट एक जैसा और इन दोनों का एनवायरनमेंट भी एक जैसा। अब मैं बार बार इतनी चीज़ें बता चुका हूँ, इसको एक्सप्लेन करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं वैसे 1 2 3 4, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगेगा तो आप बोल सकते हो, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। 9 10 11 12 13 13 तक है। 13 तक वालों में आप जो नंबर बोलोगे मैं उसे बाद में भी एक्सप्लेन करवा दूंगा अगर आपको पूछोगे तो फिलहाल आपके पास इन ध्यान से देखो, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई प्रॉमिस। तो CH3 एक टाइप का, इन तीनों का एनवायरनमेंट एक जैसा, ए टाइप, इन दोनों का एनवायरनमेंट एक जैसा, बी टाइप, इन तीनों का एक जैसा, इन दोनों का एक जैसा, सी टाइप और डी टाइप, लेकिन इन दोनों का एनवायरनमेंट भी एक जैसा है क्योंकि इससे CH2 CH2 CH3, इससे भी CH2 CH2 CH3 है, और इनका एनवायरनमेंट भी CH3 CH2 CH3 और इसके लिए भी CH3 CH2 CH3, तो इन चारों का एनवायरनमेंट भी एक जैसा है। तो 6 प्रोटॉन का तो एक इक्विवेलेंट और इन चारों प्रोटॉन के एक इक्विवेलेंट, तो अगर देखूं तो 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स इसमें हैं, जिसमें 6 प्रोटॉन्स का एक इक्विवेलेंट और 4 प्रोटॉन का एक इक्विवेलेंट, तो टोटल 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स इसमें हैं। अगर इस 5th नंबर पे देखें तो इन तीनों का एनवायरनमेंट एक जैसा और इन दोनों का एनवायरनमेंट एक जैसा है। CH3 है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे, इन दोनों का एनवायरनमेंट भी एक जैसा है। नेक्स्ट एग्जांपल पे देखें तो इन तीनों का एनवायरनमेंट एक जैसा, इन तीनों का एनवायरनमेंट एक जैसा है, लेकिन ये अलग अलग टाइप के प्रोटॉन्स हैं। कैसे अलग है, इसके पास CH2 है, इसके पड़ोस में O आ गया, तो ये डिफरेंट एनवायरनमेंट के हो गए, तो ये अलग केस हो गया, ये अलग केस हो गया। फिर इन दोनों का एनवायरनमेंट एक जैसा और इन दोनों का एनवायरनमेंट भी एक जैसा, मतलब ये अलग टाइप के हैं क्योंकि इसके इधर CH3 है जबकि इसके इधर CH2 है। जबकि इसके लिए देखें तो इधर CH2 एनवायरनमेंट है, इसका इधर CHO टाइप का है, तो A टाइप, B टाइप, C टाइप और ये D टाइप, तो 4 इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं, 4 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। इसके देखें तो ये 7 नंबर का आपके पास एग्जाम्पल है, इन तीनों का एक जैसा, इन तीनों का एक जैसा, लेकिन ये अलग है और ये अलग है क्योंकि इसके इधर CO है, इसके इधर O है, तो अलग अलग इन्वायरमेंट है। तो 2 टाइप के प्रोटॉन्स है, 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, 3 प्रोटॉन का एक इक्विवेलेंट, 3 प्रोटॉन का एक इक्विवेलेंट। 3 ये बातें क्यों कह रहा हूँ मैं, ये बात हम बाद में से समझ पाएंगे अच्छे से। एक एग्जाम्पल इसमें देखें तो इन तीनों का एक जैसा A टाइप, इन दोनों का एक जैसा B टाइप, इन तीनों का एक जैसा C टाइप। ये दोनों अलग अलग हैं, देख लो आप खुद से ही, इसके इधर CO है, इसके इधर CH2 है, तो अलग अलग इन्वायरमेंट के हैं, इसलिए इसका अलग सिग्नल, इसका अलग सिग्नल। अब कार्बन वार्बन के सिग्नल नहीं देख रहे हम, ऑक्सीजन वॉक्सीजन के लिए नहीं देख रहे, सिर्फ हाइड्रोजन को फोकस्ड कर रहे हैं, H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर रहे हैं। अब आप अच्छे से समझते हो कि यहाँ पे CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसे ही बनाते हैं। तो अगर ये CH2 है तो इसमें देखो ध्यान से, ये 2 H हैं, इसके पड़ोस में CH2, इसके पड़ोस में CH2, इसके पड़ोस में CH2, इसके पड़ोस में CH2, सबके एनवायरनमेंट एक जैसे ही हैं। तो दिखने के तो 6 प्रोटॉन है, लेकिन 6 के 6 का एनवायरनमेंट एक जैसा है, तो 1 इक्विवेलेंट प्रोटॉन। इसके लिए भी देखें तो CH2 सबका एनवायरनमेंट एक जैसा, 1 इक्विवेलेंट प्रोटॉन। कुछ बातें और भी हम सीखेंगे पर उसे हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री से समझना पड़ेगा, जो इसमें और टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको पूरी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी मुझे, मॉडल से समझाऊंगा तब देखो। C6H6 बेंजीन का C6H6 होता है, 6 प्रोटॉन्स है लेकिन सबका एनवायरनमेंट एक जैसा है, तो 1 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। 6 H से H मतलब सभी का एनवायरनमेंट एक जैसा है, इसमें क्या बताने की कोई बात नहीं है। इसको समझो, देखो इसको समझो, अगर आप इसको देखो तो इन तीनों का एक जैसा, इन दोनों का एनवायरनमेंट एक जैसा है। इसके इधर CH3 है जबकि इसके इधर CH और फिर CH वाला है। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन HH वालों का एनवायरनमेंट इनसे अलग है। क्यों? क्योंकि इसके इधर CH3 है, इसके इधर CH वाला है, तो इन दोनों का, इनका एक टाइप, इन दोनों का B टाइप और इन दोनों का C टाइप, और इसका अलग ही कहानी है, अलग इन्वायरमेंट है, तो D टाइप। तो 4 इक्विवेलेंट प्रोटॉन ये देगा,
अब मेरी बात ध्यान से सुनना मैं कि ये स्पेशल एग्जांपल क्यों है। बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारी बुक्स में इसमें 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स दिखाता है। कैसे? वो बोलता है कि इस CH3 का 1 और इन 5 प्रोटॉन का सिग्नल 1। लेकिन क्या होता है कि NMR के इंस्ट्रूमेंट आते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले, 500 मेगाहर्ट्ज, 600 मेगाहर्ट्ज। जितने ज़्यादा मेगाहर्ट्ज का होगा वो उतना बेहतर रिजल्ट देता है, और जो सस्ते वाले होते हैं वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो कुछ बुक्स में अगर वो 2 इक्विवेलेंट लिखता है, इसका मतलब उसने वो सस्ते वाले इंस्ट्रूमेंट से काम किया हुआ है। सस्ता वाला भी कम से कम करोड़ों में आता है। सस्ते वाला भी अगर सबसे सस्ता भी होगा, 200, 300, 500, 300 मेगाहर्ट्ज वाला भी होगा, तो भी वो कम से कम 2-3 करोड़ रुपए का होगा। तो करोड़ों में ये NMR इंस्ट्रूमेंट आता है। कई बार जब PhD स्कॉलर्स भी मतलब इसका सिर्फ एक इसका स्पेक्ट्रम निकालने के लिए, मॉलिक्यूल का निकालने के लिए किसी कंपनी के पास या किसी कंपनी वालों के पास जाते हैं, तो वो भी 5-5, 7-7 हज़ार रुपये सिर्फ एक पेपर निकालने के आपसे ले लेता है। मतलब वो पेपर प्रिंट करके आपको दे देता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट इतना महंगा है, उसका खर्चा इतना ही लगता है। या कुछ IITs या कुछ बहुत बड़े IISc बेंगलोर जैसे कॉलेजेस में ये अवेलेबल भी होते हैं इंस्ट्रूमेंट, हमारे कॉलेज में नहीं है। बाकी नेक्स्ट देखो, इन तीनों का एक जैसा, इन तीनों का एक जैसा। देखो इसके इधर CH है, इसके लिए इस कार्बन के बगल में यहाँ पे कोई H ही नहीं है, यहाँ पे भी H नहीं है, इसलिए कोई सिग्नल नहीं है। यहाँ पे CHH, यहाँ CHH होता है, क्योंकि इतना तो समझ रहे हो, चारों वैलेंसी पूरी हो रखी है। 1, 2, 3, 4 कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती है, तो यहाँ पे H नहीं है। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया, यहाँ पे H ही नहीं होते। और यहाँ पे अगर देखूँ तो 1, 2, 3, 4, लेकिन इन चारों के एनवायरनमेंट एक जैसे हैं। देखो इसके इधर भी यही है और ये भी सेम है, तो इन दोनों की वजह से तो A टाइप, और इन चारों की वजह से, इन चारों की वजह से B टाइप। तो 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन का 1 इक्विवेलेंट और 4 प्रोटॉन्स का 1 इक्विवेलेंट, इसीलिए इसमें 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। अब मैं आपको फाइनली इसकी एक बात बताऊं, एक सिंपल सी स्पेशल बात बताऊं, तो एक फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ NMR सिग्नल्स। नंबर ऑफ NMR सिग्नल्स के बराबर होता है। जितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे उतने ही NMR सिग्नल होंगे। मतलब इस मॉलिक्यूल का कितना सिग्नल आएगा, 1 सिग्नल आएगा। इस मॉलिक्यूल का 1 सिग्नल, इस मॉलिक्यूल के 2 सिग्नल, इस मॉलिक्यूल के 2 सिग्नल, इस मॉलिक्यूल के 2 सिग्नल। इस यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इन तीनों का एक जैसा, इन तीनों का एक जैसा। 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, 2 सिग्नल देगा। इसका 1, 2, 3, 4 इक्विवेलेंट, 4 सिग्नल, इनके 2 सिग्नल। इसका जब हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे, इसके 3 सिग्नल, इसके मैंने बता दिए 4 सिग्नल। इस तरीके से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही NMR सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं। तो हमें प्रोटॉन्स को फोकस करना होता है। तो मैंने आपको ये बता दिया, आप इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बाकी मैं एक स्पेशल से एग्जाम्पल पे मैं बात कर लूँ आपके, इतना तो आपने पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाकी हम एक एग्जाम्पल को आपको और एक्सप्लेन कर लें। तो यहाँ पे देखो CH3 CH, यहाँ पर Cl, CH2 CH3 CH3 CH Br CH2 CH2 CH3। मैं आपको समझा CH3, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, बस आप सिंपली आप इसे याद भी रख सकते हो, सिंपली समझ सकते हो। देखो इन तीनों का एक जैसा, एक इस हाइड्रोजन का 1, प्रोटॉन का 1, इनके वैसे क्या आने चाहिए थे, इन दोनों का एक जैसा ही मानते थे, CH2 वाले का C टाइप, और इन तीनों का एक जैसा तो D टाइप मानते थे। लेकिन इस कार्बन को आप ध्यान से देखो तो ये एक एसिमेट्रिक कार्बन है, इसकी चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से पूरी है। एसिमेट्रिक कार्बन ऐसे कार्बन को कहते हैं जिसकी चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से पूरी होती है। अलग हाइड्रोजन अलग, ये वाला CH2 CH3 अलग, और ये Cl आपका अलग। तो चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से पूरी हो रखी है, तो ये आपका एक एसिमेट्रिक सेंटर है। और एसिमेट्रिक सेंटर के बाद में जितने भी CH2 आते हैं, सिंपली याद रखने के लिए, जितने भी CH2 आते हैं सबका अलग अलग मानते हैं। तो इसका अलग, इसका अलग, C D, और इसका अलग E, मतलब इन तीनों का एक मानते हैं, सेम मानेंगे, और ये E आ जाएगा। क्योंकि खुद से ही देखो कि अगर मैं इसे खोल के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा, तो इसके पड़ोस में H है जबकि इसके पड़ोस में Cl है, तो इन्वायरमेंट अलग हो जाता है। वैसे भी समझ सकते हो, या सिंपली आप याद रखना एसिमेट्रिक कार्बन के बगल वाले जब तक CH2 चलेंगे तब तक सबका अलग अलग आएगा। एक कन्फ्यूजन ये रहता है कि इसके सेम क्यों मान लेते हैं,
अलग अलग ABC मान लेना चाहिए था इसको, तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि रियलिटी वो है जो रियल में इन तीनों का एक ही सिग्नल हमें दिखाई देता है, इसलिए हम उसे एक ही मानते हैं। A टाइप, B इसकी वजह से, C D इन दोनों का अलग अलग, E F इन दोनों का अलग अलग, और E F के बाद G। तो A 1 2 3 4 5 6 7 सिग्नल, 7 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, इसमें 5 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं उसको उतने ही सिग्नल देते हैं। बस आपको क्या देखना है, शुरू में ही मैंने आपको बात करी थी, सेम एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, बाकी जी लो फिलहाल अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।